बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन और हम जानते हैं मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अंड जनन, oogenesis। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने मानव में अंड जनन की प्रक्रिया का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अंड जनन जो कि परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है, जो स्त्रियों में मादा शिशु के जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन परिपक्व अंडाणु का निर्माण तो किशोरावस्था आने पर ही होता है। तो कैसे अंडाशय में अंडाणु बनता है, किन किन स्टेजेज के रूप में बनता है, इसका हमने पूरा अध्ययन अंडाशय के चित्र के साथ कर लिया है कि मादा शिशु के जन्म के पहले अंडाशय में प्राथमिक पुटिकाएं बन जाती हैं। किशोरावस्था आने पर प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका और तृतीयक से ग्रेफियन पुटिका। तो बच्चों, मानव में या हम कहें सभी स्तनधारियों की मादाओं में अंडाणु का निर्माण ग्रेफियन पुटिका के रूप में होता है, जो कि पूर्ण विकसित पुटिका है। और उस ग्रेफियन पुटिका के अंदर मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है बच्चों। तो इस प्रकार से मानव में अंडजनन है जो FSH हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसके बाद LH हार्मोन का रोल आता है। ये जो ग्रेफियन पुटिका अंडाशय में बनी है, ये फट जाती है और सेकेंडरी oocyte जो ग्रेफियन पुटिका के अंदर है वो अंडाशय से बाहर रिलीज हो जाता है, घटना कहलाती है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। तो FSH के प्रभाव से ग्रेफियन पुटिका के रूप में मादा युग्मक बनता है और LH के प्रभाव से ग्रेफियन पुटिका के फटने से अंडोत्सर्ग होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमने पिछली क्लासों में कंप्लीटली पढ़ ली हैं। अब अंडजनन से संबंधित छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हैं जिनको हम आज आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक तो अंडजनन से संबंधित है, वो है ग्रेफियन पुटिका की संरचना। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है अंडजनन, oogenesis, लगभग हमने इसको पूरा पढ़ लिया है और अंडजनन से संबंधित ही टॉपिक हम आज पहले पढ़ेंगे, ग्रेफियन पुटिका की संरचना। ग्रेफियन फॉलिकल की संरचना। तो क्या होती है बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल? ग्रेफियन फॉलिकल एक पूर्ण विकसित पुटिका है। पूर्ण विकसित पुटिका जिसका निर्माण केवल स्तनधारी मादाओं में ही होता है। पूर्ण विकसित पुटिका है जिसका निर्माण केवल स्तनधारियों की मादाओं में ही होता है। और इसके अंदर जो मादा युग्मक है ग्रेफियन पुटिका के अंदर बच्चों, जो मादा युग्मक होता है वो हमेशा होता है सेकेंडरी oocyte। इस प्रकार की होती है। तो क्या संरचना होती है ग्रेफियन पुटिका की, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चों। वैसे तो अंडाशय के अंदर हमने ड्रॉ कर रखा है ग्रेफियन पुटिका को, अलग से मैं अंडाशय के बाहर ये ग्रेफियन पुटिका को मैं चित्र की सहायता से आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना के रूप में होती है ग्रेफियन पुटिका। जो कि स्तनधारियों के अंडाशय में डेवलप होती है। ये जैसे ग्रेफियन पुटिका का सबसे बाहरी आवरण मैंने बना दिया थीका। अगर आपको याद हो तो अंडजनन में हम पढ़ रहे थे बच्चों कि जो प्राथमिक पुटिका है उस प्राथमिक पुटिका के अंदर मादा युग्मक प्राइमरी oocyte होता है और उसके बाहर पुटिकीय कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। तो हम उसको नाम देते हैं प्राथमिक पुटिका।
जब प्राथमिक पुटिका को द्वितीयक में बदलते हैं हम, या कह सकते हैं जब अंडाशय में प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक का निर्माण होता है, तो अंडाशय में सबसे पहले पुटिकीय कोशिकाएं बनाती हैं थीका आवरण। तो ये मैंने थीका आवरण बनाया है बच्चों, और थीका दो भागों में बटा रहता है। अगर इसको मैं थीका इंटरना मान लूं तो इसके बाहर मैं दूसरा बना दूंगा थीका एक्सटर्ना। ये मैं बना दूंगा थीका एक्सटर्ना इस प्रकार से। ये है थीका एक्सटर्ना। तो मैं लेबल करूं सबसे पहले नाम, बाहरी आवरण को तो हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और इसके अंदर की जो मैंने परत बनाई है इसको हम नाम देंगे थीका इंटरना। इस प्रकार से बच्चों एक तो थीका आवरण, इसके अंदर है मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte, मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte। तो उसको हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। ये हमने मान लिया है मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte। इसको मैं लेबल करूं नाम को, तो बच्चों ये हो जाएगा मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक कोशिका। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ दो अंडावरण होते हैं। एक होता है बच्चों प्राथमिक अंडावरण, यहां पर एक लाइन के रूप में हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये तो है प्राथमिक अंडावरण, जिसका मनुष्य में नाम होता है जोना पेलुसिडा, और इसके बाहर हम ड्रॉ करेंगे द्वितीयक अंडावरण, जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, और इसके बाहर ये हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉलिकल सेल्स, पुटिकीय कोशिकाएं। ये फॉलिकल सेल्स मैंने बताया था बच्चों, जब तृतीयक पुटिका बनाई थी मैंने, तो फॉलिकल सेल्स जिनको कणिका में कोशिकाएं भी कह सकते हैं, तो इनके बीच में विपाटन होने से दरार बनती है बच्चों। ये दरार एंट्रम कहलाती है। तरल से भरी हुई गुहा जो है वो एंट्रम है बच्चों, और जब ये एंट्रम गुहा बन जाती है तो उसी के साथ यहाँ पर बनती है तृतीयक पुटिका, और तृतीयक पुटिका का प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट पूरा कर लेता है तो फिर वो बन जाती है ग्रेफियन पुटिका में। तो इस प्रकार से ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ग्रेफियन पुटिका का है, पूर्ण विकसित पुटिका जो मानव के स्त्रियों के अंडाशय में पाई जाती है अंडाणु बनाने के लिए। अब मैं लेबल कर देता हूँ बचे हुए नाम, देखो ध्यान से। ये सबसे बाहरी आवरण थीका एक्सटर्ना, अंदर थीका इंटरना, और इन कोशिकाओं को हम नाम दे सकते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स, कणिकामय कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा सेल्स कणिकामय कोशिकाएं, और ये तरल से भरी हुई गुहा एंट्रम, जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है तो उसकी गुहा एंट्रम। केंद्र में मैंने बता दिया सेकेंडरी oocyte है, और इसके बाहर दो अंडावरण बनाए हैं बच्चों हमने। ये एक तो बनाया है सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर, इसको तो हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा। ये है प्राथमिक अंडावरण, जोना पेलुसिडा, इसको हम नाम देते हैं बच्चों प्राथमिक अंडावरण। और इसके ठीक बाहर
ये दूसरा होता है बच्चों कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। द्वितीयक अंडावरण, प्राथमिक और द्वितीयक अंडावरण के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों जो एंट्रम गुहा बनती है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डेवलप नहीं होती एंट्रम गुहा, उस पॉइंट का नाम होता है डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीगेरस हम कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है जर्म हिल। जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीगेरस वो भाग है जहां oocyte के चारों तरफ की पुटिकीय कोशिकाएं परिधीय कणिका में कोशिकाओं से संलग्न रहती हैं। मतलब यहां पर oocyte और थीका के बीच में एंट्रम का निर्माण नहीं होगा। इस पॉइंट का नाम है डिस्कस प्रोलीगेरस या जर्म हिल। तो ये बच्चों जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये है पूर्ण विकसित ग्रेफियन पुटिका जो केवल और केवल स्तनधारियों के अंडाशय में पाई जाती है। इसकी संरचना हमने अंडाशय में भी ड्रॉ की थी। सबसे बाहर थीका आवरण, अंदर थीका एक्सटर्ना, बाहर एक्सटर्ना, अंदर इंटरना। ये परिधि की तरफ पुटिकीय कोशिकाओं के परत, ग्रेनुलोसा सेल्स कणिका में कोशिकाएं। ये तरल से भरी गुहा एंट्रम, अंदर सेकेंडरी oocyte मादा युग्मक, और इसके बाहर दो अंडावरण जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो ये है बच्चों स्तनधारियों की पूर्ण विकसित ग्रेफियन पुटिका। ग्रेफियन पुटिका जिसके अंदर मादा युग्मक अंडाणु है और इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग होगा। तो ये था बच्चों पहला पॉइंट अंड जनन का, ग्रेफियन पुटिका की संरचना। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो चित्र मैंने ड्रॉ किया है उस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे और एक बार अपनी रफ नोटबुक में बनाकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अंड जनन से संबंधित दूसरा टॉपिक हम लेते हैं बच्चों मादा युग्मक अंडाणु की संरचना, या कह सकते हैं स्तनधारी अंडे की संरचना। अगला बिंदु है बच्चों स्तनधारी अंडे की संरचना। स्तनधारी अंडे की संरचना। बच्चों क्या होता है स्तनधारी का अंडा? तो सबसे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है बच्चों कि एक शब्द मैंने काम में लिया अंडा, और एक शब्द मैं कई बार काम में लेता हूं अंडाणु, और अंडाणु की जगह हम कह सकते हैं मादा युग्मक। तो अंडा क्या है, अंडाणु क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पर तो ना तो हमने अंडा नाम लिया इस चित्र में, ना हमने अंडाणु नाम लिया। तो ये अंडा अंडाणु आखिर है क्या? तो बच्चों एक डिफरेंस है अंडा और अंडाणु में। अंडा वास्तव में क्या है? अंडा होता है अंडाणु प्लस अंडावरण, और अंडाणु क्या है? ये है मादा युग्मक। मादा युग्मक, फीमेल गैमिट। तो मादा युग्मक को हम अंडाणु कहेंगे, और उस अंडाणु के बाहर जब अंडावरण बन जाते हैं तो फिर दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? अंडा। ग्रेफियन पुटिका को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ कर रखा है ये है सेकेंडरी oocyte। यहां पर बच्चों ये जो सेकेंडरी oocyte है यही है बच्चों डेवलपिंग मादा युग्मक। अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है ये, अभी इसका एक कर्कसूत्री विभाजन बाकी है। जब अपना मियोसिस सेकंड पूरा कर लेगा तो यही तो अंडाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte से ही क्या बनेगा? मादा युग्मक अंडाणु। तो अंदर जो रेड मार्कर से ड्रॉ किया है वो तो है बच्चों डेवलपिंग मादा युग्मक,
और इसके बाहर जो मैंने आवरण बनाए हैं दो, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये होते हैं अंडावरण। तो मादा युग्मक सेकेंडरी ओसाइट प्लस ये दोनों अंडावरण, इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से ही बोलते हैं अंडा। ये तीनों चीजें सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं बच्चों? अंडा। तो अंडाणु डेवलपिंग मादा युग्मक जो शुरुआत में प्राइमरी ओसाइट था, फिर सेकेंडरी ओसाइट में बदला, उसके बाद फाइनली अंडाणु में बदलेगा। और उसके साथ ही इसके बाहर अंडावरण बन जाएंगे। मनुष्य में दो बनेंगे, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। तो अंडाणु प्लस अंडावरण, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देंगे? अंडा। क्लियर है? अब देखो, मानव का जो अंडा, उसके लिए 2-3 पैरामीटर हैं। जो मनुष्य का अंडा होता है, मनुष्य का अंडा वो होता है अपीतकी, एलेसीथल। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के अंडे में जो पीतक होता है, जिसको हम योक भी कह सकते हैं, ये एब्सेंट होता है। हमने बच्चों अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में पढ़ा था कि जब अंडाणु बनता है तो अपने अंदर पीतक योक भी भरता है ताकि वह परिवर्तित भ्रूण को पोषण दे सके। जबकि स्तनधारी तो जरायुज होते हैं, इसलिए उनके अंडे में योक की आवश्यकता नहीं होती है। तो मनुष्य का अंडा पीतक की मात्रा के आधार पर कैसा होता है? अपीतकी, एलेसीथल। मतलब उसके अंदर क्या होता है? पीतक अनुपस्थित होता है। हम बात करें कवच के आधार पर, मनुष्य का अंडा बच्चों कवच के आधार पर होता है अकोशी, नॉन क्लीडोइक। अर्थात मनुष्य के अंडे पर बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता है। अंडे पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच नहीं पाया जाता, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? अकोशी, नॉन क्लीडोइक कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव का अंडा होता है अपीतकी और अकोशी। हम बच्चों मानव के अंडे का चित्र बनाएंगे। अंडा मतलब अंडाणु प्लस अंडावरण। तो चित्र जो ग्रेफिन पुटिका में दे रखा है वही बच्चों अंडे का चित्र है। मैं इसको अलग से बनाकर बता देता हूँ आपको बाहर, बाकी है वही चित्र। वास्तव में जो मानव में अंडे का निर्माण है वो ग्रेफिन पुटिका के अंदर ही तो होता है। तो ग्रेफिन पुटिका के अंदर बच्चों ये जो संरचना है ये ही बच्चों अंडा होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सेकेंडरी ओसाइट है और 2 अंडावरण है। तो ओसाइट प्लस अंडावरण यही तो होता है बच्चों अंडा। तो स्तनधारी अंडे की संरचना का अगर हम चित्र बनाएं तो चित्र कैसा ड्रा होगा बच्चों? एक बार देख लो। इस प्रकार से हम ये एक लाइन तो ये बना सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम एक अंडावरण मान सकते हैं या फिर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली मान सकते हैं, इसको जो भी हम नाम देंगे। ऐसे 2-3 आवरण होते हैं बच्चों। एक बार मैं रेखांकित कर देता हूँ, फिर हम इसको डार्क कर देंगे लेबलिंग के लिए, ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 आवरण हो गए, ये 3 आवरण हो गए। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ पर एक पतली झिल्ली बना दी ग्रीन मार्कर से सबसे अंदर, ग्रीन मार्कर से सबसे अंदर ये झिल्ली बना दी। ये तो हो गई अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर हम कहीं भी बना देते हैं केंद्रक, ये इसका कोशिका द्रव्य। इसके बाहर 2 अंडावरण हमें ड्रॉ करने हैं। प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा, और द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार से। और कोरोना रेडिएटा के बाहर की तरफ हमें बनानी है
फॉलिकल सेल्स। ये जो मैं सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, इनको हम नाम देते हैं पुटिकीय कोशिकाएं। ये होती हैं फॉलिकल सेल्स। ये हो गई बच्चों फॉलिकल सेल्स, इस प्रकार से। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो चित्र ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर जो ये है, यही तो मैंने ये बनाया है बच्चों, अलग से कुछ नहीं बनाया। मैं लेबलिंग करके बता देता हूँ आपको। सबसे बाहर ये जो सेल्स बनाई हैं, इन सभी सेल्स को हम नाम देते हैं फॉलिकल सेल्स, पुटिकीय कोशिकाएं जो यहां पर बना रखी हैं बच्चों। इन पुटिकीय कोशिकाओं के अंदर सबसे अंदर ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडाणु की कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंडाणु का कोशिका द्रव्य जिसको हम कहेंगे ऊप्लाज्म। ये अंडाणु का केंद्रक न्यूक्लियस, जो कि अगुणित होता है, आधे गुणसूत्रों युक्त होता है। तो सबसे अंदर की जो झिल्ली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंडाणु की, अंदर भरा हुआ कोशिका द्रव्य ऊप्लाज्म कह सकते हैं, अंदर केंद्रक है और बाहर ये फॉलिकल सेल्स हैं। बच्चों भी बताया मैंने कि मनुष्य के अंडे के चारों तरफ दो प्रकार के अंडावरण होते हैं। मानव अंडाणु के चारों तरफ दो प्रकार के अंडावरण हैं। एक तो ये जैसे अंदर वाला मान लेते हैं हम, इसका नाम है बच्चों जोना पेल्यूसिडा, और ये तो होता है प्राथमिक अंडावरण। और ये जो बाहर की तरफ दूसरा ड्रॉ कर रखा है मैंने ब्लू मार्कर से, जो फॉलिकल सेल्स के संपर्क में है, वो है बच्चों कोरोना रेडिएटा। ये होता है बच्चों द्वितीयक अंडावरण। ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये है स्तनधारी अंडा। ये जो चित्र है ये होता है बच्चों स्तनधारियों का अंडा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो स्तनधारी अंडे की संरचना क्या होती है? स्तनधारी अंडा एक गोल अगुणित सूक्ष्म आकार की संरचना होता है। स्तनधारी अंडा पीतक की मात्रा के आधार पर अपित्त होता है क्योंकि इसके अंदर पीतक नहीं होता। कवच के आधार पर अकोशीय होता है क्योंकि इसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है। तो ऐसा होता है बच्चों स्तनधारी का अंडा। स्तनधारी अंडे के बाहर दो अंडावरण पाए जाते हैं, प्राथमिक अंडावरण जिसका नाम है जोना पेलुसिडा और द्वितीयक अंडावरण जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक का क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक अंडावरण। प्राथमिक अंडावरण बच्चों अंडाणु की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ कई अंडावरण होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मानव अंडे पर दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अंडावरण वो होता है जो स्वयं अंडाणु द्वारा स्त्रवित किया जाता है। वह अंडावरण जो स्वयं अंडाणु द्वारा स्त्रवित किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंडावरण। अलग अलग जंतुओं में प्राथमिक अंडावरण के नाम अलग अलग होते हैं। मानव में प्राथमिक अंडावरण का नाम क्या होता है? प्राथमिक अंडावरण का नाम होता है मानव में जोना पेलुसिडा। बच्चों मानव में प्राथमिक अंडावरण का नाम क्या होता है? जोना पेलुसिडा। कौन है प्राथमिक? जो स्वयं अंडाणु द्वारा स्त्रवित
किया जाता है। क्लियर है क्या? अब इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों? मानव का जो प्राथमिक अंडावरण है वो होता है अकोशिकीय। अकोशिकीय अर्थात किसी भी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। और दूसरी बात ये होता है पारदर्शी। मानव का जो प्राथमिक अंडावरण है वो एक तो कैसा होता है बच्चों? अकोशिकीय होता है। और दूसरा कैसा होता है? दूसरा होता है बच्चों पारदर्शी होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया प्राथमिक अंडावरण। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मानव अंडे पर पाए जाने वाला द्वितीयक अंडावरण। द्वितीयक अंडावरण क्या होते हैं? द्वितीयक अंडावरण बच्चे वे अंडावरण जो अंडाशय या उसके किसी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं वे कहलाते हैं द्वितीयक अंडावरण। जिस आवरण को स्वयं अंडाणु ने बनाया वो तो क्या था? प्राथमिक था। और मानव में इसका एग्जाम्पल ज़ोना पेलिशिडा, ये इसकी विशेषता है। जबकि द्वितीयक अंडावरण क्या होता है? वे अंडावरण जो अंडाशय या फॉलिकल सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है। तो बच्चों वो आवरण जो या तो अंडाशय द्वारा या अंडाशय के किसी घटक के द्वारा स्रावित किया जाता है वो कहलाता है द्वितीयक अंडावरण। और अलग अलग जंतुओं में द्वितीयक अंडावरण के नाम भी अलग अलग होते हैं। मानव के द्वितीयक अंडावरण का नाम हमने लिखा बच्चों अभी, वो होता है कोरोना रेडिएटा। मानव के द्वितीयक अंडावरण का नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। आजकल आप बहुत नाम सुन रहे हैं बच्चों कोरोना, पिछले 2 साल से कोरोना ही सुन रहे हैं हम लोग, कोरोना कोरोना कोरोना। तो वो तो बेटा एक वायरस का नाम है। और यहाँ पर जो कोरोना नाम है वो रेडिएटा के साथ एक अंडावरण के रूप में है। तो मानव के अंडे के बाहर द्वितीयक अंडावरण कौन सा होता है? कोरोना रेडिएटा। इसकी क्या विशेषता है बच्चों? इस कोरोना रेडिएटा में हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है हाइलुरोनिक अम्ल, जिसको एक अलग से नाम दिया गया है। इसको हम जंतु सीमेंट भी कह सकते हैं। ये जो हाइलुरोनिक अम्ल होता है बच्चों, इसको हम क्या नाम देंगे? जंतु सीमेंट। इस प्रकार से होता है बच्चों द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों अंडजनन से संबंधित टॉपिक, एक तो ग्रेफियन पुटिका की संरचना और दूसरा टॉपिक स्तनधारी अंडे की संरचना। तो वैसे तो एक ग्रेफियन पुटिका के अंदर ही हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, पर मैंने अलग से भी आपको समझा दिया है कि स्तनधारी अंडा कुछ इस प्रकार का होता है, 2 आवरणों से घिरा रहता है। प्राथमिक आवरण ज़ोना पेलिशिडा जो स्वयं अंडाणु द्वारा बना जाएगा, अकोशिकीय और पारदर्शी होता है। द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा जो इन फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनाया जाएगा और इसके अंदर पाया जाता है हाइलुरोनिक अम्ल। तो ये था बच्चों स्तनधारी अंडे की संरचना। और हम पहले अंडजनन में पढ़ चुके हैं कि जब अंडोत्सर्ग होता है उस समय स्तनधारी का अंडा सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। यह अंडाणु में तो तब बदलेगा जब निषेचन होता है, अदरवाइज ये इसी अवस्था में नष्ट हो जाता है। तो ये था बच्चों स्तनधारी अंडे की संरचना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अंडजनन से संबंधित एक लास्ट टॉपिक और मैं पढ़ा देता हूँ, वो है अंडजनन का नियंत्रण।
अगला अपना टॉपिक है बच्चों अंड जनन से संबंधित, वो है अंड जनन का नियंत्रण। और बच्चों अंड जनन का जो नियंत्रण है वो बिल्कुल शुक्र जनन के समान है। जैसा हमने शुक्र जनन का नियंत्रण पढ़ा था वैसा का वैसा होता है अंड जनन का नियंत्रण। क्योंकि अंड जनन भी तो हमने कहा किशोरावस्था आने पर ही परिपक्व अंडाणु बनता है। वैसे अंड जनन की प्रक्रिया तो भ्रूण अवस्था में शुरू हो गई, पर परिपक्व अंडाणु का निर्माण तो कब होता है? किशोरावस्था आने पर। तो प्यूबर्टी एज जिसको अपन कहते हैं, तो उसी समय क्यों होता है तो वही तो हमें पढ़ना है। जैसे आप ध्यान देंगे बच्चों, जब कोई स्त्री इस प्यूबर्टी एज में प्रवेश करती है, और स्त्रियों के लिए प्यूबर्टी एज मैंने बताई थी आपको 12 से 14 वर्ष की आयु। तो जब कोई स्त्री इस आयु में प्रवेश करती है तो उसका जो हाइपोथैलेमस है वो सक्रिय हो जाता है। हाइपोथैलेमस मैंने शुक्र जनन में बता दिया, वैसे तो मस्तिष्क का एक भाग है, बट ये यहाँ पर अंतःस्त्रावी ग्रंथि का काम करता है। वैसे तो मस्तिष्क का भाग है बच्चों ये, पर यहाँ पर हम किस रूप में पढ़ रहे हैं इसको? अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में, जो हार्मोन्स बनाएगा। तो किशोरावस्था आने पर हाइपोथैलेमस विशेष प्रकार के हार्मोन्स बनाता है जिनका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शॉर्ट में हम कहेंगे GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हिंदी नाम भी हार्मोन वाले चैप्टर में मैं बताता हूं इसका। जनद प्रेरक मोचक हार्मोन। कहां से रिलीज होंगे बच्चों? हाइपोथैलेमस से। और इसके फलस्वरूप ये हार्मोन निकलकर यहां से ये काम करते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर। ये हार्मोन कहां पर काम करेंगे बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, दो पिंड होते हैं अग्र और पश्च, तो ये कौन से पिंड पर काम करेंगे? ये हार्मोन काम करते हैं बच्चों अग्रपिंड पर। इन हार्मोन्स के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड जिन हार्मोन्स का स्त्रवण करता है उनका नाम है गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स, GN। हिंदी में कहोगे तो जनद प्रेरक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स GN, या हम कहेंगे जनद प्रेरक हार्मोन। और ये हार्मोन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिया। एक तो होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है बच्चों LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था आने पर पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन रिलीज होते हैं FSH, LH। हमने अंड जनन में रोल पढ़ लिया। FSH क्या करता है? इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। इसका मतलब ये हार्मोन अंडाशय में प्राथमिक पुटिका जो पहले से होती हैं उसको किस में परिवर्तित करता है बच्चों? ग्रेफियन पुटिका में। ये प्राथमिक पुटिका से क्या बनने को प्रेरित करता है? ग्रेफियन पुटिका को। प्रक्रिया क्या होती आती है? अंड जनन। तो ये हार्मोन वास्तव में किस कार्य में मदद करेगा? अंड जनन में। जो पहले से अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटिकाएं पड़ी हुई हैं, FSH के प्रभाव से उसी प्राथमिक पुटिका में से कोई एक पुटिका ग्रेफियन पुटिका में बदल जाएगी। ये ग्रेफियन पुटिका पूर्ण विकसित पुटिकाएं हैं जिनमें मादा युग्म अंडाणु होता है। कुल मिलाकर इसने क्या किया बच्चों? अंड जनन को प्रेरित किया। दूसरा LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। LH की भूमिका किसमें होती है? अंडोत्सर्ग में, ओवुलेशन में।
एस्ट्रोजन भी इसमें भूमिका निभाता है, जैसा कि पिछले बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग के समय कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है अंडाशय में। तो एक तो LH का बढ़ता है बच्चों, लेकिन ऑप्शन में LH नहीं था, तो फिर आंसर गया था एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन भी इसमें मदद करता है। तो ये था बच्चों अंडजनन का हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल मानव में शुक्र जनन के एग्जैक्टली समान है। शुक्र जनन भी तो किशोरावस्था में इन्हीं हार्मोन की वजह से शुरू होता था, और अंड जनन भी किशोरावस्था में इन्हीं की वजह से परिपक्व अंडाणु का निर्माण करेगा। बस अंतर इतना है कि अंड जनन भ्रूणी अवस्था में शुरू होता है, लेकिन परिपक्व अंडाणु का निर्माण तो किशोरावस्था आने पर ही होता है। इसके बाद बच्चों अंड जनन का एक लास्ट पॉइंट है, 2 अन्य हार्मोन हैं जो अंड जनन में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसमें से एक हार्मोन का नाम आता है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हम बहुत बार एस्ट्रोजन का नाम पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन मुख्य फेमिनाइजिंग हार्मोन है जो स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? वैसे तो इसका आंसर आता है स्रोत। इसका जो स्रोत है वो क्या है? अंडाशय। एस्ट्रोजन का स्रोत, सोर्स क्या है? अंडाशय। बट अंडाशय में भी कहाँ? तो एग्जैक्टली आप ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन का स्त्रवण परिवर्धित पुटिका, डेवलपिंग फोलिकल के थीका इंटरना भाग की सेल्स द्वारा किया जाता है। जो एस्ट्रोजन है इसका स्त्रवण कौन करती हैं? परिवर्धित पुटिकाओं के थीका इंटरना भाग की कोशिकाओं द्वारा करते हैं। और कार्य क्या करता है बच्चों एस्ट्रोजन? इसका मुख्य कार्य, वैसे तो हार्मोन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एक लाइन में अगर हम कार्य की बात करें तो ये स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का प्रेरण करता है। स्त्रियों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टर, आवाज़ का जैसे पतला होना, श्रोणि क्षेत्र में वसा का जमाव होना, ब्रेस्ट का विकसित होना, अंडाशय इनकी वृद्धि और इनका कार्य शुरू होना, इन सब कार्यों के लिए प्रेरित करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। जब अंडाशय में अंडजनन शुरू हो जाता है उसके बाद एस्ट्रोजन गर्भाशय को गर्भधारण के तैयार करने में मदद करता है, क्षतिग्रस्त गर्भाशय की मरम्मत करता है, ऐसे बहुत सारे कार्यों में इन्वॉल्व है एस्ट्रोजन। एक तो ये हार्मोन है बच्चों। एक दूसरा हार्मोन और इम्पोर्टेंट है जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं, वो है इनहिबिन। इनहिबिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहिबिशन, इनहिबिन हार्मोन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका स्रोत क्या है? इसका जो स्त्रवण है वो किया जाता है कणिका में कोशिकाओं द्वारा। जो परिवर्धित ग्रेफियन पुटिका है, उस परिवर्धित ग्रेफियन पुटिका से कौन सा हार्मोन निकलेगा यहाँ पर? इनहिबिन। और काम क्या करता है बच्चों इनहिबिन? ये हार्मोन FSH को संदमित कर अंडजनन को रोकता है। ये इसका कार्य है।
काम क्या है बच्चों इनहिबिन का? ये एफएसएच हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को क्या कर देता है? संदमित कर देता है, रोक देता है। और जब एफएसएच का स्त्रवण कम हो जाएगा तो बच्चों ग्रेफिन पुट्टिका का विकास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये एफएसएच को रोककर अंड जनन को रोकता है। ऐसा कैसा काम इनहिबिन शुक्र जनन में पुरुषों में भी करता था, मैंने बताया था, वहाँ इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इनहिबिन का स्रोत क्या था? सर्टोली कोशिकाएं। काम क्या था? एफएसएच को रोककर शुक्राणुओं के अति उत्पादन को रोकना। तो कुल मिलाकर बच्चों इनहिबिन गैमेट्स के निर्माण को रोकता है। स्त्री है अंडाणु निर्माण को रोकेगा, पुरुष है शुक्राणु निर्माण को रोकेगा। इस प्रकार से इनहिबिन जो है वो अंडजनन शुक्रजनन दोनों में एक प्रकार से अवरोधी कार्य करता है। तो ये था बच्चों अपना टॉपिक, मानव में अंडजनन और अंडजनन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके साथ ही बच्चों मानव जनन का दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। मानव में लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का पहला पॉइंट था प्रजनन तंत्र की संरचना, दूसरा टॉपिक था युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, जिसका हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। बच्चों कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे तीसरा चरण निषेचन। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समस्या है तो मेरे से संपर्क करेंगे। थैंक यू बच्चों।